दोस्तों, आज की कहानी का नाम है दानेदार दुश्मन। अलबेली अहमदाबाद जैसा एक नया नगर, उसमें लकदीर सेठ नामक एक व्यवहार कुशल बनिया जन्म से ही खूब समृद्ध था। अपनी विशिष्ट बुद्धि और साहस से लक्ष्मी को सहेज रखा है। कमाई के कुछ रास्ते खोज लिए हैं, द्वार खुल गया है, लक्ष्मी निरंतर आ रही है और खजाना भरता जा रहा है। लखदीर सेठ का हीराचंद नामक एक इकलौता बेटा है। बेहद लाड और प्यार में पला, इसलिए कुलदीप बिगड़े सांड जैसा हो गया था। पूरा दिन आवारा गर्दी में व्यतीत करता, काम काज में जरा भी ध्यान नहीं देता, बुरे मित्रों का अंधानुकरण करता। जैसी संगत वैसा असर और जैसा संग वैसा रंग। गधे के साथ घोड़ा बांधे तो डील डोल भले ही नहीं, पर शाम तो आएगी। बोलना नहीं तो पीठ रगड़ना सीखेगा। धीरे धीरे हीराचंद में कुलक्षण आ गए। भाई बंधु और मित्रों के साथ नाश्ता पानी में पानी की तरह पैसा खर्च करना, जुआ खेलना, चोरी करना, वेश्यागृह जाना, एक से बढ़कर एक अवगुण। किसी ने कहा है, आवत अवगुण टालिए, वह टालने जोग, नहीं फिरे व्यापी गयो, रंग रंग में जो रोग। लखदीर सेठ को लगने लगा कि लड़का हाथ से गया। उस वेला क्षण घड़ी या चौकड़िया ने कुछ ऐसा कर दिया कि किसी को मुंह दिखाने लायक रहा। बेटे की चिंता में लखदीर सेठ कमजोर होते गए। चिंता रूपी कीड़ा उन्हें धीरे धीरे खाने लगा। कुछ समय पश्चात उन्होंने खाट पकड़ ली और उन्हें लगा कि मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। उन्होंने हीराचंद को पास बुलाकर कहा, बेटा, कुछ समय बाद मैं न रहूं तो कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हारे लिए हरा भरा परिवार छोड़कर जाऊंगा, लेकिन तुम में 2-4 कुलक्षण हैं जिनसे तुम बर्बाद हो जाओगे। काम काज कुछ न करो और उड़ाते ही रहो तो कुबेर का भरा भंडार भी 3 दिन में साफ हो जाए। पसीना बहाकर कमाया हो, उसी को पता चलता है कि 100 में कितने 20 होते हैं। माथे पर हाथ का छज्जा बनाकर मानो भविष्यवाणी कर रहे हो। इस तरह सेठ कहने लगे कि मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं है। कल को तुम अगर किसी मुश्किल में फंस जाओ तो एक उपाय जरूर करना। क्या बापू? हीराचंद ने कहा। तुम रोज सुबह उठकर सबसे पहले लक्ष्मी चंद सेठ का मुंह देखना, फिर जो कुछ भी काम करना हो उसे करना। लेकिन बापू, अपनी तो लक्ष्मी चंद के साथ वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है, उसका क्या? लक्ष्मी चंद मेरा दुश्मन तो सही, पर दानेदार दुश्मन है। दोनों लोग व्यापार कर रहे हैं तो प्रतियोगिता तो रहने ही वाली है। कुंद हथियार को जिस तरह शान पर चढ़ाने से चिंगारी निकलती हैं, उसी तरह दुश्मनी की चिंगारी तो निकलती ही रहती हैं। कभी कभार टेढ़ी लकड़ी पर टेढ़ी आरी जैसी स्थिति बन जाए तो बल भी मिलता रहता है। कोई मुसीबत आ जाए और उपाय न सूझे तो तुम प्राण कर लेना कि सुबह मैं उनका दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। तू ऐसा वचन दे तो मेरी आत्मा को शांति मिले। हीराचंद ने कहा, बापू, तुम्हें जिस बात का डर है वह सही है। मित्रों ने जो खराब आदतें दी हैं वे छूट नहीं रही हैं। मुझे भी अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन क्या करूं? तुम्हारा कहना मानकर मैं लक्ष्मी चंद सेठ का मुंह देखने का प्रण लेता हूं। अंदर से टूट चुके लखदीर सेठ कुलदीपक की शिकायत पर लेकर स्वर्ग सिधार गए। रोना धोना हो गया। रिश्तेदार आए, घर की संपत्ति अनुसार शुद्ध तरह की दान पुण्य किया और गांव वालों को खिलाया। गांव का कोई भी खाने में बाकी नहीं रहा। घर की पूरी जिम्मेदारी हीराचंद ने उठा ली। अब कहने या रोकने टोकने वाला कौन रहा? हीराचंद को खुला दौर मिल गया। वह बेलगाम घोड़ा जैसा बन गया। खर्च के नए नए मार्ग तो थे ही। अनर्थ की राह पर लक्ष्मी लुटने लगी।
कहने वालों ने सच कहा है कि संचित कर्मों की पूंजी घट जाए तो हर तीसरी पीढ़ी में कुछ न कुछ नया पुराना होता है। लक्ष्मी चकमा देकर चली गई। आओ भाई और जाओ भाई। लखपति लखधीर सेठ का बेटा हीराचंद रास्ते का भटकता भिखारी बन गया। उसकी ऐसी खराब दशा हो गई कि गांव में उसे कोई 2 सेर नमक भी उधार नहीं देता था। दीपक तले अंधेरा कुल दीपक ने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। घर में समझदार और चतुर सुजान सेठानी उसे खूब उपदेश देती, एक एक बात समझाती, लेकिन वह समझे तो ना, इस कान से सुनता और उस कान से निकाल देता। ऐसा सब तो उसके मन में ही नहीं। हीराचंद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, परंतु भिक्षा पात्र में डालने वाला कोई नहीं रहा। कहीं कुछ नहीं सूझ रहा था। दिन में तारे दिखाई देने लगे। उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, डूबते को तिनके का सहारा। ऐसा सोचकर हीराचंद ने मन ही मन कहा, चलो बापू कह गए हैं तो वैसा ही करूं। बड़ा बाजार है नए नगर के माणक चौक में लक्ष्मीचंद सेठ की दुकान लगी है। रेशम और खिनखाब के गद्दे तकिए के सहारे लक्ष्मीचंद सेठ बैठे हैं। दाहिने हाथ में भाग्य रेखा झलक रही है। मुनीम जी बही खाता लिख रहे हैं। ऐसी सुंदर प्रभात में चौधरी हाल एरा गेरा जैसा हीराचंद पीढ़ी के आगे से निकला। लक्ष्मीचंद सेठ के दर्शन करके राम राम करके अपने रास्ते चला गया। नियम पानी नियम हीराचंद का ये रोज का नियम हो गया। रोज सुबह उठना, नहा धोकर लक्ष्मीचंद सेठ की दुकान के आगे से निकलना, उन्हें राम राम करना, फिर कोई काम काज करना। शुरुआत में तो किसी को पता ही नहीं चला। 15-20 दिन हुए तो लक्ष्मीचंद सेठ का ध्यान गया। उन्हें लगा मेरा बेटा रोज सुबह सुबह दुकान के आगे से निकलता है, कुछ बोलता चालता नहीं है, मेरे मुंह की तरफ देख राम राम करके चला जाता है। सेठ ने मुनीम से कहा उसे कल मेरे पास ले आओ। दूसरे दिन सुबह के पहर हीराचंद आया। सेठ का मुंह देखकर राम राम किया और जैसे ही जाने लगता है तो मुनीम ने उसे बुलाया, हीराचंद इधर आओ, तुम्हें सेठ बुला रहे हैं। सेठ ने हीराचंद को पास में बैठाया और पूछताछ करने लगे, भाई तुम किसके बेटे हो? लखधीर सेठ का। अरे तू लखधीर सेठ का बेटा है, तेरी ऐसी दशा। तेरे पिताजी की तो खूब जहो जलाली थी। था खूब था। जीवन में धूप छाव आता रहता है। मरते समय मेरे पिता ने कहा था कि तुम्हारे बुरे दिन आए तो प्रतिदिन उठकर लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम करना। लेकिन भाई तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुझे रुपए पैसे की जरूरत है, व्यापार धंधा करना हो तो मैं तुम्हारा सहयोग करूं। न रे, ऐसे किसी उद्देश्य से मैं नहीं आता, बल्कि मेरे पिता ने कहा था कि बुरे दिन आए तो सुबह के समय उठकर पहले सेठ का मुंह देखकर राम राम करना, इसलिए आता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, पर जरा हृदय की खिड़की तो खोल, शुरुआत से बात तो कर कि तेरी ऐसी दशा क्यों हो गई। सेठ मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें आ गई हैं, उन्हीं में मैं डूबा रहता हूँ। ऐसी वे कौन सी आदतें हैं? मित्रों के साथ नाश्ता पानी करना, जुआ खेलना, चोरी करना, गणिकागृह जाना। बात सुनकर लक्ष्मीचंद सेठ घर के अंदर एकांत में चले गए। थोड़ी देर बाद लक्ष्मीचंद सेठ के हृदय में एकदम से उजाला हुआ। उनका अंतर वैभव खिल उठा। ओहो, लखधीर सेठ को मुझ पर इतना भरोसा कि बिगड़े बेटे की देखभाल मुझे सौंप गए। बिगड़ी बाजी सुधार कर गाड़ी पटरी पर चढ़ाऊं तो ही मेरा लक्ष्मीचंद कोरे कागज पर तो बच्चा चित्रकारी करता है, लेकिन जो बिगड़ा हुआ सुधारे वही मर्द होता है। लक्ष्मीचंद सेठ ने मुनीम को हुक्म दिया, प्रतिदिन सुबह हीराचंद को नगद 100 रुपए दे देना। रोज उठते ही हीराचंद को 100 रुपए मिलने लगे। फिर बाकी ही क्या रहा? ऊंट था कि घुरे पर चढ़ा और बोना था कि गड्ढे में गिरा। एक तो नटखट बंदर और वह भी शराब पिया। हीराचंद तो मित्रों के साथ मिलकर नाश्ता पानी उड़ाने लगा। दांत टूटे तो कुत्ते का और चमड़ा फटे तो गधे का।
मुफ्त में मिल रहा हो तो मित्रगण भी पीछे क्यों रह रहे। वे तो दूसरों के पैसों पर महफिल करने लगे थे। हीराचंद ने कहा, चलो बहुत दिनों से जुआ नहीं खेला तो आज दिल खोल कर जुआ खेले। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से पूछा, क्या हालचाल है। हीराचंद ने कहा, मैं तो आनंद में हूँ। आपकी तरफ से रोज 100 रुपये मिल जाता है, फिर किस बात की चिंता फिक्र। लक्ष्मीचंद सेठ को लगा कि अच्छा, यह तो आसमान में उड़ रहा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर बोले, तू मेरी एक बात सुनेगा, मेरा कहा करेगा। आप जो कुछ भी कहोगे उसे करना मेरा कर्तव्य है। तुम सब दोस्त मिलकर जुआ खेलते हो, तुम उन सब से पूछो कि तुम कितने समय से जुआ खेलते हो, अब तक तुम कितना जीते, इतना पूछकर कल मुझे बताना। ठीक है, पूछ लूंगा, इसमें क्या है। उस दिन हीराचंद ने दोस्तों से पूछा, अरे वो सारी बात छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर दो कि तुम कितने समय से खेलते हो। दोस्तों ने उत्तर दिया, इसमें ही तो हमारा पूरा जीवन गया, सुबह से शाम का हमारा काम ही यही है। बोलो, अब तुम्हें कुछ कहना है। अच्छा, साल भर चल जाए उतना मिलता है। बचाने की तो बात ही क्या, जिस रास्ते आता है उसी रास्ते चला जाता है। हो न तो एक कोड़ी भी न हो, ऐसा भी दिन आता है कि बीड़ी पीने के लिए जेब में 4 पैसे भी नहीं होते हैं। दूसरे ने कहा, हमसे पूछता ही है तू, तेरे पास कितना बचा है, उसकी तो बात कर भाई। मैं तो बर्बाद हो गया, पिता की 10-1 लाख की पूंजी थी, वह भी गवा दी। यह तो होता रहता है, बहुत चिंता मत करना भाई, नहीं तो दिमाग शून्य हो जाएगा। हीराचंद ने मन में विचार आया कि कुल मिलाकर इसमें किसी को कुछ लाभ नहीं हुआ। मैंने पिता की संपत्ति गवा दी, उसके बदले कई धंधे में रुपया लगाया होता तो मेरी यह दशा हुई नहीं होती। उसके मन ही मन हिसाब लगाया, उसे बड़ी पीड़ा हुई। उसके मन में गांठ बांध ली कि आज से कभी जुआ नहीं खेलेगा। लेकिन उसे यह बात समझ में आई तब बहुत देर हो गई थी। दूसरे दिन सुबह उठकर वह लक्ष्मीचंद सेठ का दर्शन करने गया। सेठ के आदेश अनुसार मुनीम उसे 100 रुपये देने लगा। तब उसने कहा, आज तो 50 रुपये ही दो। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, क्यों भाई, आधी कटौती। काका, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अब जुआ नहीं खेलूंगा। जिस राह पर लौटा हूँ उस राह पर कभी कदम नहीं रखूंगा। आपने जो प्रश्न पूछा था वह प्रश्न मैंने सबसे पूछा। इस राह पर चलने वालों का हाल चाल मेरे जैसा ही है, किसी ने कुछ नहीं बना लिया। आज तक मैंने पिता और पत्नी की बात नहीं मानी, लेकिन अब मेरी आंख खुल गई है। जुआ तो मैं पांडवों ने आगे पीछे कुछ सोचे बिना सब कुछ गवा दिया और वनवास में दिन बिताने पड़े। काका, भला हो आपका कि आपने मुझे सोचने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्मीचंद सेठ के मन में हुआ कि पैसा खर्च करना व्यर्थ नहीं गया, वसूल हो गया। 100 में से 1 पाया तो कहते हैं 99 की भूल 1 अवगुण तो टल गया न। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। लक्ष्मीचंद तो रोज रात को बन ठन कर वेश्यागृह जाता, नाच गान और मुजरा की मजा लेता। रंगीन रात शांत हो जाती। हीराचंद को मुफ्त का बकरा समझकर वेश्या जेब खाली कर देती। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से कहा, भाई तुम रात में वेश्यागृह जाते हो, उसके बदले सुबह के समय जाओ। हीराचंद तो एकदम सुबह लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम करके सीधे वेश्यागृह चल पड़ा। हीराचंद ने वेश्या को देखा तो मानो जीवित डायन, गाल में गड्ढे, आंखें एकदम धसी हुई, शाही के कांटे जैसे सूखे केस, अस्त व्यस्त वेश। हीराचंद तो उसे देखकर 2 कदम पीछे हट गया। उसे लगा ये वेश्या का रूप, इसके पीछे मैं लट्टू बन गया हूँ। यह तो रात की रंगीन रोशनी मोहित कर देती है, श्रृंगार करने पर तो बबूल का ठोंठ भी खिल उठता है। आज तक मैंने केसर छोड़कर पलाश का आनंद लिया है, इसकी अपेक्षा तो देवांगना जैसी प्राण न्यौछावर करने वाली मेरी घरवाली में क्या कमी है। उसकी आंख पर पड़ा पर्दा तुरंत हट गया। उल्टे पांव वह लौट पड़ा। वेश्या उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी,
ए सेठ, आओ ने आते ही क्यों लौट जा रहे हो? मेरे गले की कसम, मुझसे मिलते रहना। मेरी चाहत में क्या कोई कमी आ गई है? हीराचंद ने जो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। आज की घड़ी और कल का दिन, काटे कान आवे शान। वेश्या से उसे सख्त नफरत हो गई। उसके हृदय में रेशम की गांठ बंध गई और ऊपर से तेल के 2-4 बूंद गिर गए जो टूट भले जाए पर खुलेगी नहीं। उसने निश्चय कर लिया कि आज से वेश्या मेरी माँ बहन। दूसरे दिन सुबह हीराचंद ने लक्ष्मीचंद का मुंह देखा और राम राम किया। नित उठकर 50 रुपया देने वाले मुनीम से उसने कहा, बस आज तो 25 रुपए ही दो। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, क्यों बेटा? हीराचंद ने कहा, काका बस साहब, आज से वेश्यागृह नहीं जाऊंगा। मेरा भ्रम टूट गया है। अच्छी बात है भाई। ऐसा करते करते 1 सप्ताह बीत गया। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से कहा, भाई तुम सुबह शाम होटल में नाश्ता पानी करने जाते हो, इसके बदले एकदम दोपहर में जाओ और अंदर जाकर जरा देखना तो सही भाई वह किस तरह का खेल होता है। हीराचंद ने कहा, ठीक है, इसमें क्या, आज दोपहर में जाऊंगा। हीराचंद तो रोज कंदोई के यहाँ जाता और बाहर की बेस पर बैठकर पूरी चाट पकौड़ी वगैरह खाता। कभी अंदर की ओर नहीं गया था। सेठ का कहना मानकर आज उस ओर गया। गर्मी की दहकती दोपहर, गर्मी भी ऐसी कि रहा न जाए। कामगार आटा गूंथ रहे हैं, खुले बदन से पसीना टपक रहा है जो उसके अंदर भी गिर रहा है। मुंह से लार भी गिर जाए तो वह आटे के साथ गूंथ जाए। यह सब उसने अपनी आंखों से देखा। कभी कभी तो उसमें नाक का पानी भी गिरे। मन भन करती मक्खियां उसमें दब जाती थी जिन्हें वे निकाल देते थे। हीराचंद को यह देखकर घिन चढ़ गई। उसे लगा कि आज तक मैं ऐसा गंदा और मटमैला ही खाता रहा। इसकी अपेक्षा घर का भोजन क्या खराब है। उसने होटल का भोजन त्याग दिया। मन ही मन निश्चय कर लिया कि आज के बाद कभी भी होटल की सीढ़ियों पर पैर नहीं रखूंगा। प्रभात वेला में हीराचंद ने लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम किया। मुनीम 25 रुपया देने लगे तब उसने कहा कि रहने दो, अब पैसा नहीं चाहिए। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, क्यों बेटा? बस होटल के नाश्ता पानी पर से अब मन उठ गया है। लो ठीक हुआ, अब एक चोरी करने की बुरी आदत है। तो तुम ऐसा करो, राजमहल में जाओ और राजा के पलंग के नीचे पायों के नीचे लगे जेड रतन निकाल कर ले आओ। तभी तुम्हारी चोरी और चतुराई की परीक्षा होगी। अच्छा काका, आप जैसा कहो, मेरी तरफ से कहान है। चोरी करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। घनघोर अंधेरी रात है। समूचा नगर निश्चित होकर नींद की गोद में खो गया। कमजोर मनुष्य का कलेजा कांप उठे ऐसी सरसराती हुआ चल रही है। उसी समय वणिक पुत्र हीराचंद राजमहल में सेध लगाने के लिए तैयार हुआ। मुंह पर गमछा बांध रखा है, हाथ में सेध लगाने का औजार है, काक में चंदन गोह दबाए हुए हैं। इस तरह वह राजमहल की तरफ चला जा रहा है। ठीक उसी समय नगर के राजा और अघार पछेड़ा ओढ़कर नगर चर्चा करने निकले थे। राजा ने आवाज दी कि अरे कौन हो तुम? ये तो मैं चोर, लेकिन तुम? मैं तो तेरे जैसा ही, हम दोनों एक पंथ के पंथी। चलो अच्छा हुआ, एक से भले दो, मुझे जरा बल मिलेगा। बोलो कहाँ चोरी करेंगे? तू जा कहे। मारो तो मीर मारो, बेचारे फकीर को क्यों हैरान करे। चलो आज तो राजमहल में चोरी करे। चलो फिर। पिछली सीमा से होते हुए वे दोनों राजमहल की तरफ चल दिए। गढ़ के दरवाजे पर देखा तो ठंड में चौकीदार टांग बोर कर नाक के नगाड़े बजा रहे थे। दोनों दीवार कूदकर उस तरफ गए। हीराचंद ने राजा से कहा कि तुम बाहर ध्यान रखना, मैं राजमहल में घुस रहा हूँ। ऐसा कहकर उसने गढ़ की दीवार पर चंदन घोल डाल दिया। फिर तो देखते ही देखते किले के ऊपरी भाग पर पहुंच गया। राजमहल में पहुंचकर जगमगाते झूमर के उजाले में देखा तो पलंग एकदम खाली। उसे लगा कि चलो अच्छा हुआ, जिसका डर था वह टल गया। पलंग के पाए के पास जाकर धरती पर कान लगाकर टंकोरा किया तो वहां से लक्ष्मी की पुकार सुनाई दी, मुझे बाहर निकाल, मुझे बाहर निकाल।
तुरंत औजार की मदद से चारों पायों से 4 जड़ रत्न निकाल लिए। जड़ रत्न में से चमकदार प्रकाश फैलने लगा। चारों जड़ रत्नों को कमर में बांधकर तेज गति से नीचे उतर गया, मानो कहीं गया ही नहीं हो। राजा ने कहा, क्या लाया है? हीराचंद ने कहा, हाँ। ऐसा कहकर चारों जड़ रत्नों को कमर से बाहर निकाला। राजा के हाथ में जड़ रत्न रखते हुए बोला, लो अपने हिस्से के 2 रत्न। हीराचंद के कंधे पर हाथ रखते हुए राजा ने कहा, शाबाश, रंग है जवान तेरी विद्या का। हिम्मत की कोई कीमत नहीं होती। सच बोलने के कारण मेरे मन में तुम्हारे लिए सम्मान का भाव उत्पन्न हो रहा है। फिर दोनों अपनी अपनी राह चले गए। प्रभात की वेला में हीराचंद ने लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम करके उनके हाथ में दोनों जड़ रत्न रख दिए। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, 4 जड़ रत्न के बदले 2 ही क्यों? रास्ते में दूसरा एक हिस्सेदार मिल गया था, उसे दे दिया। ठीक ऐसा कहकर दोनों जड़ रत्न ठीक से रख दिए। अब इस घटना से राजमहल में भी हल्ला मच गया। वायु वेग से नगर में बात फैल गई कि राजमहल में चोरी हो गई। चोरी की आड़ में मंत्री ने पिछले दरवाजे से तिजोरी खाली करके सारी दौलत अपने घर पहुंचा दी। फिर घोषणा कर दी कि चोर ने तो पूरी तिजोरी साफ कर दी है। राजा तो शांत मन से सुनते रहे और अंदर ही अंदर आग बबूला होते रहे। चौकीदार और सिपाही सबने चोरी का माल पकड़ने के लिए खूब प्रयास किया। राज्य के श्रेष्ठ गुप्तचर भी हार मान गए, लेकिन पानी मटमैला ही हुआ। और चोरी की बात पर गांव के लोग आपस में तरह तरह की खट्टी मीठी बातें करने लगे। अरे गजब का जानकार था, जब राजा के पलंग के पायों के नीचे से जड़ रत्न निकाल ले जाए तो यह बहुत बड़ी बात कहलाएगी। लेकिन चौकीदार कहाँ बैठे रहे होंगे? चौकीदार बैंगन तोल रहे होंगे। और फिर से खट्टी मीठी बहुत सी बातें हुई। उस बात को यदि चौकीदार ने सुना तो खड़े खड़े जल गए होते। राजा ने सोचा कि चोर सच्चा है, मेरे हिस्से के 2 रत्न मुझे देकर गया है। हिम्मत वाला और बहादुर भी है। ढिंडोरा पिटवाऊं तो शायद हाजिर हो जाए, ना नहीं कहा जा सकता। राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि जड़ रत्न का चोर हाजिर होगा तो राजा द्वारा उसे अभय दान है। लक्ष्मीचंद सेठ 2 जड़ रत्न और हीराचंद को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। राजा ने कहा, बनिया का बेटा ऐसे काम में लग गया है। लक्ष्मीचंद ने जड़ से लेकर चोटी तक की सारी बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। राजमहल में से कितने की चोरी हुई? सारे सच झूठ की परख हीराचंद के सामने हुई। हीराचंद ने तो 4 जड़ रत्न ही चुराए थे, तो तिजोरी एकदम कैसे खाली हो गई? राजा ने मंत्री के घर की तलाशी करवाकर चोरी का सारा माल पकड़वा लिया। राजा ने मंत्री से कहा, समूचा निकल जाना अच्छा लगा था, क्यों? फिर मंत्री का मुंडन करवाकर चूना पोतवाकर गधे पर उल्टा बैठाकर भगा दिया। राजा ने हीराचंद से कहा कि बनिए बिना तो लंका के राजा रावण का राज चला गया, मुझे तो तुम्हें मंत्री बनाना है। हीराचंद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा कि सारे यश के बागी लक्ष्मीचंद सेठ हैं, मेरी बिगड़ी बाजी इन्होंने सुधारी है। ऐसा कहकर सेठ के पैरों में झुक गया। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए अन्नू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।